वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोगों ने लास्ट का प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट किया होगा और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स के स्कोर भी आए हैं। और उसमें हम लोग ये भी कह रहे थे कि हमने आउट ऑफ 100 क्वेश्चन रखे हैं, तो जो कि बिल्कुल सही है, मगर ये हो रहा था कि क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया था। और हमने ये कहा था कि रिमेनिंग क्वेश्चन आपके सेकेंड पार्ट में अपलोड हो जाएंगे, तो इसमें परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पेपर 2 का यूनिट, जो हमारा पेपर 2 था। एक मिनट कलर चेंज कर लेने दीजिए। जो हमारा पेपर 2 था उसका हम लोग कौन सा यूनिट नंबर 4, यूनिट 4 हमारा जो रिमेनिंग रह गया था, हम उसे कंप्लीट करेंगे इस टर्म में। यूनिट 4 है आपका, जिसमें आपके रिलेटेड टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है। ये आपका मोस्टली 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 4, और उसके बाद हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक कंप्लीट पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। जो पहला टॉपिक है आपका सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग। और आप लोग परेशान न होइए, कल हम लोग प्रैक्टिस सेशन में आपका जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो रिमेनिंग क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन रह गए, फिर हम उसे प्रैक्टिस अगेन कर लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग पेपर 1 के भी प्रैक्टिस सीरीज डालेंगे। ठीक है, और डिस्कशन तो चल ही रहा है। ठीक है, कल थोड़ा बिजी हो गए थे, कुछ पर्सनल वर्क था। चलिए स्टार्ट करें। अगर बात करते हैं हम सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, यहाँ पे बात की जा रही है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग की। क्या होता है सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, कैसे वर्क करता है? तो अगर हम डिफिनीशन की ओर जाएं तो क्या कह रहा है? कह रहा था सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग मीन्स एनी प्रोसेस दैट मॉडिफाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड वेस्ट, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू ट्रीटमेंट, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, सेपरेशन, ग्राइंडिंग, श्रेडिंग एंड वॉल्यूम रिडक्शन। It means that it does not include the grinding or shredding of the landscaping or land clearing waste, unpainted, unstained, comma, untreated, उसके बाद wood into the mulch and other useful product। मतलब देखिए ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, ये सब चीज़ें आपके किस में आ रही हैं? सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग में। मीन्स कहने का मतलब है कि सर सॉलिड वेस्ट प्रिपरेशन का मतलब ये है कि सर ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉडिफाई किए जाते हैं कई प्रकार के करेक्टर्स को या उसके प्रॉपर्टीज को, किसके? सॉलिड वेस्ट को, जिसके अंतर्गत आपके क्या होते हैं? इंक्लूडेड बट नॉट बी लिमिटेड, मतलब वो चीज़ें इंक्लूडेड है मगर कोई उसका लिमिटेशन नहीं होता। जैसे कि हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट का, हम जिस जिस प्रोसेस से ट्रीटमेंट करते हैं अपने सॉलिड वेस्ट का। इंसिनरेशन, भस्मीकरण करते हैं, जिस प्रकार से हम उसे जलाते हैं। ठीक है। कंपोस्टिंग, उसमें हम जो खाद वगैरह बनाते हैं। या सेपरेशन, जिसे हम अलग अलग करते हैं। ग्राइंडिंग, वो भी आपका श्रेडिंग हो गया, क्रशिंग हो गया। एंड वैल्यूम रिडक्शन प्रोसेस बाय यूजिंग द कंप्रेसर वगैरह। ठीक है, तो प्रोवाइडेड एंड इट डज नॉट इंक्लूड द ग्राइंडिंग एंड द श्रेडिंग इन द लैंडस्केपिंग। और लैंडस्केपिंग हम किसे नहीं इंक्लूड करते? इन दो चीज़ों को। कौन सी? ना ही हम ग्राइंडिंग इंक्लूड करते हैं, ना ही श्रेडिंग इंक्लूड करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि ग्राइंडिंग और श्रेडिंग क्या होता है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में आपको क्या कर लेना है? सॉलिड वेस्ट को सेपरेट कर लेना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इसमें। उसके बाद बात करें अगर हिंदी में आपको समझाने, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर बात की जाए हिंदी में, क्या है ठोस अवशेष प्रसंस्करण का अर्थ होता है। देखिए बेटा, एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर एग्जाम इंग्लिश से होता है तो सर हिंदी क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? तो बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि स्नातक में आपसे रसायन भी पूछा है। रसायन वाले भी भर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी भर सकते हैं। तो जो हिंदी से एग्रीकल्चर चल रहा है या इंग्लिश से कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूडेड है। तो इस ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश में नहीं आएगा, बोथ में आ सकता है। मगर अगर नहीं भी आता है तो आपके लिए हिंदी इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मान लीजिए अभी वो इंग्लिश समझ पाते नहीं है या समझ पाते हैं मगर कुछ डाउट रह जाते हैं, तो आप लोग हिंदी से उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग पढ़ते जाते हैं और देखिए अगर प्रॉब्लम होगी तो आगे हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन जरूर करेंगे, मगर हिंदी वाला क्या होगा, आप पोर्शन अपने से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण का अर्थ होता है ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो ठोस कचरे की विशेषताओं गुणों को संशोधित करती है, जिसमें उपचार क्या क्या आता है? जिसमें उपचार आ जाता है, भस्मीकरण आ जाता है, खाद बनाना आ जाता है, अलग करना आ जाता है, या पीसना, कतरन, मात्रा की कमी शामिल होता है। लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होता, बशर्ते इसमें भू निर्माण और भूमि को साफ करने वाले कचड़े और अप्रकाशित बिना दाग वाली अनुपचारित लकड़ी को गीली घास अन्य उपयोगी उत्पादों में पीसना या काटना शामिल नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग में ये सब शामिल नहीं होते, अदरवाइज आपके प्रोसेस शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रोसेसिंग का।
अगर हम फिगर से देखना चाहें तो यहाँ पे एक मैंने फिगर इंक्लूड किया है, थोड़ा ब्लर हो गया है, परेशानी की बात नहीं, मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले कलेक्शन सिस्टम में। यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्शन। तो देखो सबसे पहले जनरेट होता है, फिर स्टोरेज किया जाता है, स्टोरेज करने के बाद डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज के बाद फिर कलेक्शन होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, कुछ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट हो जाते हैं, कुछ को हम वेस्ट को लैंडफिल कर देते हैं, कुछ लैंडफिल इक्विपमेंट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे यहाँ से पोर्शन आता है आपका, कुछ पब्लिक एरिया क्लीनिंग में चला जाता है, जैसे स्ट्रीट पार्क वगैरह, ड्रेनेज एरिया हो जाता है। इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट सिस्टम में आपका आ जाता है, 3 पार्ट आ जाते हैं आपके। ऑन ऑन द रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग बाय स्ट्रीट वेस्ट, रिसाइकलिंग बाय स्टेट कनेक्शन। उसके बाद ऑफ द रिडक्शन ऑफ रिसाइकलिंग, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ऑफ भी यहाँ पे क्या आ सकता है आपका, रिडक्शन है, एक मिनट बेटा, इसमें क्या आ सकता है, और आपका रिडक्शन वगैरह आ सकता है, और रिसाइकलिंग। यहाँ पे बात आ गई है रिकवरी एंड रिसाइकलेबल। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले में हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्शन सिस्टम कलेक्टिंग कर रहे हैं, दूसरे में इंटरमीडिएट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, और तीसरे में आपका जो फाइनल आता है वो क्या है, फाइनल डिस्पोजल सिस्टम, वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गए। और अगर इसको और अच्छे समझे तो एक फिगर और ऐड किया आपके लिए जिसमें आप समझ सकेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो सोर्स होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से, फिर सेपरेशन या स्टोरेज किया जाता है। ये 2 प्रकार से होता है। पहला आपका बेटा क्या आ जाता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट में आ जाता है। उसका रिमेनिंग क्या आ जाता है, कंपोनेंट में से आ जाते हैं। पहला जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है, वेस्ट ट्रांसफर एंड स्टेशन एंड कलेक्शन पॉइंट के अंतर्गत आता है। जो रिमेनिंग वाला होता है उसे वेस्ट ट्रांसफर और स्टेशन वेस्ट कलेक्शन पॉइंट तक ले जाते हैं। उसके बाद ट्रांसफर स्टेशन भी सेकेंडरी सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग में आप देखा होगा कि पहले रिमेनिंग कंपोनेंट को रखते हैं, उसके बाद रिसाइकलेबल मटेरियल रखते हैं। ये आपका सेकेंडरी सॉर्टिंग होता है। सेकेंडरी सॉर्टिंग के अंतर्गत देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं और जो रिसाइकलेबल मटेरियल होते हैं, रिसाइकलिंग मटेरियल रिसाइकलिंग फैसिलिटी मिल जाती है, और जो आपका रिमेनिंग कंपोनेंट होते हैं उसे अर्बन सॉलिड वेस्ट और ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर डिस्पोजल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ये भी एक किसके अंतर्गत आ जाता है, प्रोसेस, जो सॉलिड वेस्ट का प्रोसेसिंग सिस्टम उसके अंतर्गत इसे ले लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो अगर हम बात करें एक जनरल वे में, तो एज अ सिटीज ऑफ ग्रोइंग, हमारी सिटी क्या हो रही है, रोज पर रोज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एंड द राइज इन द पॉपुलेशन, जिससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड और अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड इज बिकम ए अनमैनेजेबल अनमैनेज सॉरी अनमैनेजेबल, ठीक है, अनमैनेजेबल, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन इंक्रीजिंग बिकम अनमैनेजेबल। तो क्या है, इसे हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, सिटी बढ़ रही है, सिटी के साथ साथ साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है। द लोकल कॉर्पोरेशन हैव adopted a different method for the disposal of waste, just like a ओपन डंप्स कर रहे हैं, लैंड फिल कर रहे हैं, सैनिटरी लैंड फिल कर रहे हैं, एंड क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ इंसिनरेशन प्लांट्स कर रहे हैं इंसिनरेट करने के लिए। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ द वेस्ट ट्रीटमेंट इज कंपोस्टिंग, जो सबसे ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज कर रहे हैं हम क्या करने के लिए, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल करने के लिए, किसका, म्युनिसिपल सॉलिड, जिसमें पहला आपका आ जाता है ओपन डंप, दूसरे नंबर में लैंडफिल, तीसरे नंबर में सैनिटरी लैंडफिल्स, एंड फोर्थ नंबर में आपका आ जाता है इंसिनरेशन प्लांट्स, एंड द लास्ट नंबर इज द वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द कंपोस्टिंग। ओके, नाउ क्लियर। हम लोग इसी को एक ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। इन हिंदी में अगर बात की जाए तो जैसे जैसे शहर की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ आकार बढ़ रहा है, उत्पन्न कचरे की असहनीय होती जा रही है, स्थानीय नियमों और कचड़ों के निपटान के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें खुले में डंप करना, लैंडफिल करना, सैनिटरी लैंडफिल करना, भस्मीकरण करना, इसके साथ साथ खाद बनाना, ये सब महत्वपूर्ण तरीके तरीके आपके शामिल हैं। जिसमें से सबसे पहले की बात की जाए तो ओपन डंप्स। अब ये ओपन डंप्स क्या होता है, ओपन डंप्स की बात की जाए तो कहता है ओपन डंप्स रिफर टू अनकवर्ड एरियाज, ऐसे एरिया जो क्या हैं आपके अनकवर्ड, कवर्ड नहीं कर सकते हुए, आपके किसके अंतर्गत आएंगे, एक मिनट, क्या है, कुछ आपके अनकवर्ड एरिया हैं, ओके, दैट आर यूज टू डंप सॉलिड वेस्ट ऑफ ऑल काइंड, जिसमें हर प्रकार के हम क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं। द वेस्ट इज अनट्रीटेड अनकवर्ड, द वेस्ट इज अनट्रीटेड अनकवर्ड एंड नॉट बी सेग्रीगेटेड, जहाँ पे क्या होता है, ना ही हमारे ट्रीटेड होते हैं वेस्ट और ना ही अनकवर्ड होते हैं, और साथ ही साथ उन्हें सेग्रीगेट भी नहीं किया जाता और सीधे ओपन एरिया में डंप कर दिया जाता है। इट इज ब्रीडिंग ग्राउंड, जिससे क्या होते हैं,
ग्राउंड में ब्रीडिंग करने लगते हैं, फ्लाइज हो सकते हैं, रैट्स हो सकते हैं जिसमें मधुमक्खियां हो सकती हैं, चूहे होते हैं, ऑन द इंसेक्ट अदर इंसेक्ट भी आ सकते हैं दैट स्प्रेड द डिजीज, जो क्या करते हैं बीमारियां फैलाते हैं। क्या आपने देखा होगा जहाँ पे गंदा कचरा वगैरह पड़ा रहता है तो वहाँ पे क्या होता है धीरे धीरे आपके रैट्स वगैरह या मधुमक्खियाँ या मक्खियाँ वगैरह आती हैं, वहाँ बैठती हैं, उठ के फिर आपके फलों में बैठ जाती है, फल आप लोग खरीदते हैं जाके घर में खाते हैं, जिससे क्या होती है डिजीज फैलती हैं। उसके अलावा देखा जाए तो द रेन वाटर रन ऑफ फ्रॉम दीज डम्प्स, और क्या होता है जब वर्षा होती है वर्षा का पानी भी आपके आता है तो उस कचड़े के साथ साथ फ्लो में साथ में बहते चला जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कभी ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो जो हमारे ओपन एरिया में जो डंप वाले जो हमारे सॉलिड वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं आपके वाटर के साथ फ्लो होने लगते हैं। फ्लो होके फिर पता नहीं कहाँ कहाँ आपके ग्राउंड अंडरग्राउंड होते हैं, कुछ परमिबिलिटी होने के कारण सोख लिए जाते हैं भूमि और फिर वही पानी हमारे इन ग्राउंड वाटर के थ्रू हमें तक मिल जाता है, ठीक है, बाय ट्रीटमेंट। तो उसके साथ ही साथ कह रहा है ये भी क्या कह रहा है कि द रेन वाटर रन ऑफ फ्रॉम दीज डम्प्स द कंटामिनेटेड नियर बाय द लैंड्स, क्या कह रहा है नियर बाय द लैंड्स एंड वाटर देयर बाय स्प्रेडिंग डिजीज, जिससे क्या होता है वाटर डिजीज भी हो जाती है। मैंने आपको बताया कि डंप एरिया में जब कर देते हैं और पानी बह के ले जाता है जिससे पानी क्या हो जाता है आपका क्या हो जाता है स्पॉइल हो जाता है और जिससे कई सारी बीमारियां हमारी फैल सकती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती है हमारे। द सम कंट्रीज ओपन डम्प्स आर बीइंग फेज्ड आउट, तो हमारी जैसे कंट्रीज जैसे हमारी इंडिया हो गई अदर कुछ कंट्रियां जहाँ पे इस तरह की हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ओपन डंप की वजह से, ठीक है। हिंदी में बात की जाए तो बहुत ही प्यारे भाषा में लिखा है कि खुले में डंप में खुले क्षेत्रों में संदर्भित है जिनका उपयोग सभी प्रकार के ठोस कचरे को डंप करने के लिए किया जाता है। कचरे का इलाज नहीं किया जा सकता, खुला नहीं है और अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मधुमक्खियाँ चूही और चूहों और बीमारी फैलाने वाले अन्य कीड़ों के प्रजनन स्थल हो जाता है। इन डंप में से निकलने वाले बारिश का पानी भी आसपास के जमीन और पानी को दूषित कर देता है जिससे बीमारियां फैलती है और कुछ देशों में तो खुले डंपों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। चल देखिए ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या हो रहा है खुले में हम एरिया में डंप कर दे रहे हैं, आउटर एरिया में देखिए यहाँ सब खुले में डंप कर रहे हैं हम लोग। ये किसी में वाटर रेन वाटर होता है इसी से पानी क्या होता है स्प्रेड होता है सब जगह पहुंचता है। ये देखिए जैसे हम देख रहे हैं बाई यूजिंग द ट्रक, हम लोग ट्रक का यूज करके क्या कर रहे हैं हम ओपन एरिया में क्या कर रहे हैं डंप कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा ओपन डंपिंग पार्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, उसके बाद देखिए ओपन डंप पार्ट हो गया, उसके बाद हमारा लैंडफिल की बात की जाए तो लैंडफिल्स आर जनरली लोकेटेड एट द अर्बन एरियाज वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड एंड हैज टू बी डंप्ड इन अ कॉमन प्लेसेस। तो हम कुछ कॉमन प्लेसेस मान लेते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं लैंड फिल करते हैं और ये जनरली आपके अर्बन एरियाज में ज़्यादा वर्क होता है और ये ज़्यादातर आपका क्या होता है सिटी के बाहर होते हैं, क्या होता है सिटी के बाहर होते हैं। At the end of each day, a layer of soil is scattered on top of it, and some mechanism, usually the earth moving equipment, is used to compress the garbage and forms to now forms a cell। तो मीन्स हम क्या करते हैं एक जैसे मान लीजिए ऐसा आपका बनता है इसमें लेयर वाइज लेयर हम क्या करते हैं हर लेयर में रोज का रोज हम क्या करते हैं आपका जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे डंप करते हैं और साथ ही साथ उसे क्या करते जाते हैं कंप्रेस करते जाते हैं। मैंने आपको बताया था दो मेथड आपको याद हो एरिया मेथड और ट्रेंच मेथड, आपको अगर याद हो एरिया मेथड और ट्रेंच मेथड का हमने यूज किया था जिसमें, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद इसी को हिंदी में पढ़ लेना आपको बेटा, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पॉज पॉज कर लीजिएगा इसे हिंदी में भी समझ लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, ये हिंदी का पार्ट हो गया। उसका नेक्स्ट में देखते हैं कह रहे हैं 10 एवरी डे द गार्बेज इज डम्प्ड एंड बिकम्स अ सेल। तो क्या बनाते हैं हम लोग डंप्स करते हैं एक सेल एक लेयर फॉर्म करते हैं। आफ्टर द लैंडफिल क्या कह रहा है आफ्टर द लैंडफिल इज फुल, जब आपका लैंडफिल फुल हो जाता है द एरिया इज कवर्ड विद द थिक लेयर, तो क्या हो जाता है एक थिक लेयर ऑफ मट्स की हम क्या करते हैं एरिया में कवर कर देते हैं एंड द साइट कैन बी देयर आफ्टर बी डेवलप फॉर अ पार्किंग लॉट एंड पार्क। तो जब हमारा ये एरिया फुल हो जाता है तो हम इसमें क्या करते हैं एक मोटी लेयर मड की डालते हैं, उसके बाद उसे हम पार्क या पार्किंग वे में चेंज कर लेते हैं या किसी वर्केबल फॉर्म के लिए उसे लैंड को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, यही चीज़ हिंदी में भी लिखा है आपको, आपको ये पढ़ लेना पॉज करके समझने के लिए आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका नेक्स्ट पॉइंट में चलते करें ऑल टाइप ऑफ वेस्ट इज डम्प्ड इन द लैंडफिल एंड व्हेन द वाटर सीप्स थ्रू देम। तो क्या होता है सभी प्रकार के हम जब वेस्ट को डंप कर देते हैं और लैंडफिल को तब वाटर क्या हो जाता है सिप्स हो जाता है, देन इट गेट द कंटेमिनेटेड एंड टर्न पॉल्यूट द सराउंडिंग एरिया। तो क्या होता था एक जगह एकत्रित हो जाता है जिसके कारण हमारे जो कंटामिनेटेड पॉल्यूट्स फॉर्म हो जाते हैं जो सराउंडिंग एरिया में हमारे क्या पड़ता है नुकसान पहुंचाते हैं। दिस कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कंटामिनेशन होने के कारण ग्राउंड वाटर एंड द सॉइल ऑफ द लैंडफिल आल्सो नोन एज लीचिंग। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है लीचिंग का, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग भी बीटेक किए होंगे तो उन्होंने ये चीज़ पढ़ी होगी लीचिंग क्या होता है। तो लीचिंग और कुछ नहीं है बेटा, जो कंटामिनेटेड आपका एक बार इसके भी दे रहा हाँ, जो कंटामिनेटेड आपका ग्राउंड वाटर होता है सॉइल
ऑफ लैंडफिल, सॉरी, दिस कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर एंड सॉइल थ्रू द लैंडफिल इज नोन एज द लीचिंग। तो यही आपका क्या कराता है, लीचिंग कराता है, जो आपका क्या हो जाता है, वाटर सीप हो जाता है किसमें, आपके लैंडफिल एंड डंप, जो आप लैंडफिल में सॉलिड वेस्ट को डंप करते हैं उससे, और जो पॉल्यूशन सराउंडेड एरिया होता है तो इससे जो वाटर फॉर्म होता है उस प्रकार का। आपने याद किया होगा कि एक मैंने आपको बताया था लीचैट, लीचैट बताया था ना, वहीं से बना, लीचिंग से ही लीचैट, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हो गया, इसी को हिंदी में समझ ले, सभी प्रकार करे लैंडफिल में फेंक दिए जाते हैं, जब उनमें से पानी रिसता रहता है तो ये दूषित हो जाता है, बदले में आसपास के क्षेत्र को भी प्रदूषित करता है। लैंडफिल के माध्यम से भूजल और मिट्टी में इस संदूषण को ही लीचिंग के रूप से जाना जाता है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बात करते हैं सैनिटरी लैंडफिल, जो थर्ड पार्ट था आपका इसमें ट्रीटमेंट में, तो कह रहा है एन अल्टरनेटिव लैंडफिल्स which will solve the problem of leaching and some extent। तो कह रहा है ऐसे प्रकार से हम लैंडफिल करें जिससे हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम के ना फेस करना पड़े, लीचिंग टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसे फेस ना करना पड़े। ओके, इट इज सैनिटरी लैंडफिल, क्या कह रहा है, इट इज सैनिटरी लैंडफिल विच, देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, लैंडफिल करते थे, फिर हमने थोड़ा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद हमने क्या किया कि क्यों ना हम सैनिटरी लैंडफिल मेथड का यूज करें, बिकॉज विच इज मोर हाइजेनिक, क्योंकि वो ज़्यादा हाइजेनिक एंड बिल्ट इन द मैथोडिकल मैनर, और क्या होता है एक मैथोडिकल मैनर में उसे यूज कर सकते हैं। दीज आर लाइंड एंड विद द मटेरियल्स दैट आर इम्परमिएबल सच एज प्लास्टिक्स, जैसे कि इम्परमिएबल होते हैं जो कि प्लास्टिक होती है, क्ले होती है, एंड आर आल्सो द बिल्ट ओवर द इम्परमिएबल सॉइल एंड द कंस्ट्रक्शन सैनिटरी लैंड इज वेरी कॉस्टली देन दे आर हैव देयर ओन प्रॉब्लम। तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए सभी लोग इसको कैरी नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग सैनिटरी लैंडफिल की जगह ये लोग जनरली लैंडफिल का ही यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, नुकसान होता है। क्योंकि देखिए जो आपका सैनिटरी लैंडफिल होता है, मैंने उसमें आपको बताया था कि इसमें दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक एरिया मेथड होता है, एक ट्रेंच मेथड होता है। आपने देखा होगा मैंने ऐसे फिगर बनाया था जिसमें ऐसे लेयर ऐसे बनती जाती है, इसमें फिल करते जाते हैं, डंप करते हैं, फिर कंप्रेस भी करते हैं बाई रोलर के द्वारा, तो ये एक कॉस्टली मेथड हो जाता है, ठीक है, इसलिए जनरली एरिया में यूज नहीं कर पाते। ये हिंदी से रहा, इसे हिंदी से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है इंसिनरेशन पॉइंट, ये क्या, इंसिनरेशन प्लांट, सॉरी इंसिनरेटर प्लांट क्या कह रहा है, कह रहा है दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग द वेस्ट इन लार्ज फर्नेसेस इज नोन एज इंसिनरेशन। ओके, ज्यादा मात्रा में जब हम किसी सॉलिड वेस्ट को जलाते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, एक मिनट, ओके, क्या कह रहा है, जब हम क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग सॉलिड वेस्ट इन लार्ज फर्नेसेस इज नोन एज इंसिनरेशन। ओके, दीज प्लांट्स एंड रिसाइकलेबल मटेरियल्स इज सेग्रीगेटेड, सेग्रीगेटेड का मतलब अलग अलग करना, फैलना, या आपने देखा होगा कि जब हम गिट्टी का मोर्टार फॉर्म करते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम एक सेग्रीगेशन टेस्ट करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो कितना आपका ठहर पा रहा है और कितना आपका फैला जा रहा है, ठीक। तो मतलब एक प्रकार स्प्रेड करना, एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज बर्न, और बाकी मटेरियल क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस ऑल दैट इज लेफ्ट बिहाइंड हिज एस, और जो लास्ट में बचता है वो क्या बनता है, आपका एस बचता है, जो कि आपकी राख वगैरह होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस सम ऑफ एसेज फ्लोट्स आउट विद हॉट एयर, कुछ ऐसे एसेस होते हैं जो आपके हॉट एयर के साथ क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्लाई एश, जिसे हम क्या नाम देते हैं, फ्लाई एश देते हैं। उसके बाद थोड़ा स्लाइड डाउन किए दे रहा हूँ, उसका कह रहा है बोथ ऑफ द फ्लाई एश एंड एश, याद रखिएगा, फ्लाई एश एंड एश diet are left in the furnace after the burning have a high concentration and dangerous the toxins such as the detoxins and heavy metal। तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ आपके जैसे आपने जो जला दिया, जलाने के बाद अगर हमारी ऐश और फ्लाई ऐश बनी और वो हमारे क्या हो गए, बर्निंग होने के बाद अगर वो उड़ गई है, फैल गई, जिससे जो कि क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन होता है, जिसके कारण वो काफ़ी सारे टॉक्सिन एलिमेंट जैसे डिटॉक्सिन, डाइटॉक्सिन या हैवी मेटल फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो हमारे उसके लिए नुकसान होता है क्योंकि सीधे हमारे क्या आता है, ब्रीदिंग में आते हैं। चलिए ये पॉइंट है, इसे हिंदी में भी समझ लेंगे अच्छे से, पॉज करके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, समझने के लिए है, हिंदी ऐड कर दी है, ठीक है। चलिए उसका लास्ट पॉइंट इसका है बायोलॉजिकल, लास्ट पॉइंट आपका हो गया प्लांट्स। तो वो चार पॉइंट्स है जिसके कारण हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और डिस्पोजल करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। अब जो नया टॉपिक है आपका इसके अंतर्गत बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, इसका भी पार्ट है, इसमें भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। द कंपोस्टिंग इन अनदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड द वेस्ट डिस्पोजल ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड क्या कह रहा है, एक मिनट क्या हो जाता है, okay. The composting is another most frequently used waste disposal or treatment
मेथड आर यूज्ड, ओके, क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट मेथड विच इज कंट्रोल्ड एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल बाय एक्शन ऑफ स्मॉल इनर्ट इन्वर्टब्रेट्स, क्या पढ़ेंगे, इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द मोस्ट कॉमन कंपोस्टिंग टेक्निक इंक्लूड द स्टैटिक पाइल कंपोस्टिंग, क्या होती है आपकी, पाइल कंपोस्टिंग होती है, वर्मिंग कंपोस्टिंग भी होती है, विंड ड्रॉ कंपोस्टिंग भी होती है, और साथ ही साथ इनवेसल कंपोस्टिंग होती है। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो कंपोस्टिंग होता है। द अनादर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज द वेस्ट डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट मेथड, जैसे आपने 3 तो पढ़े ना, इंसिनरेशन प्लांट आपने पढ़ा, आपने जो भी अभी आपने कंप्लीट किया यहाँ पे, आपने ओपन डंप करना, सैनिटरी लैंडफिल करना, लैंडफिल करना, इसके अलावा एक मेथड आता है आपका कंपोस्टिंग, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं किसका, एरोबिक वेस्ट का। एरोबिक क्या होता है, जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल बाय द एक्शन ऑफ स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स, जो होते हैं आपके बायोलॉजिकल का पार्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दीज कॉमन कंपोस्टिंग टेक्निक इंक्लूड द स्टैटिक पाइल कंपोस्टिंग, किस प्रकार की होती है, पहली स्टैटिक पाइल कंपोस्टिंग होती है, दूसरी वर्मी वर्मी कंपोस्टिंग होती है, उसके बाद विंड ड्रॉ कंपोस्टिंग होती है, और लास्ट वाला क्या होता है, इनवेसल कंपोस्टिंग होती है। ओके, क्लियर हो गया, ये कुछ मेथड्स आते हैं जो बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट के अंतर्गत पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए ये हिंदी से है आपका, हिंदी से आपको पढ़ लेना है, इसको मैंने थोड़ा टाइम दे दिया, पॉज करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए बात करते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन, इसमें एक आपका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, आल्सो यूजेज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के फॉर्म में यूज होता है टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें क्या होता है, जितने भी बेटा आपके जैविक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसे डिकम्पोज किया जाता है। और एनारोबिक डाइजेशन हाउ एयर यूज द ऑक्सीजन एंड बैक्टीरिया, किसके वजह से होता है, ऑक्सीजन और बैक्टीरिया की वजह से, ऑक्सीजन एंड फ्री बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट देता है। एंड टू डिकम्पोज द वेस्ट मटेरियल वेयर द कंपोस्टिंग मस्ट हैव द एयर इनेबल टू ग्रोथ ऑफ द माइक्रो, और क्या करता है, साथ ही साथ जो ये वेस्ट मटेरियल होता है जहाँ पे कंपोस्टिंग कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये बेटा एयर को इनेबल कर देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो, जिससे एयर क्या न मिलने के कारण क्या होता है, माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये आपका एक एनारोबिक डाइजेशन वाला प्रोसेस होता है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है, जिसमें हमें क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन और बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, और कंपोस्टिंग ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे एयर नहीं आ पाते, जिससे कारण माइक्रोब नहीं फॉर्म हो पाते हैं, ठीक है जनरली। चलिए हिंदी में देखा जाए तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए अवायवीय पाचन कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। अवायवीय या एनारोबिक पाचन हालांकि अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करने के लिए ऑक्सीजन और बैक्टीरिया मुक्त वातावरण का उपयोग करता है, जहाँ रोगाणुओं के विकास को सक्षम बनाने के लिए खाद में हवा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका इनेबल कर देता है, डिसेबल नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, इनेबल करता है मतलब वो क्या करता है, जो आपकी कंपोस्टिंग होती है उसके लिए आपके क्या चाहिए, आपका जहाँ एयर चाहिए, जिससे क्या होता है, आपका माइक्रोब्स में ग्रोथ मिलती है, क्या मिलती है, माइक्रोब्स में ग्रोथ, तो उसमें हवा की जरूरत होती है, ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द पॉल्यूटेंट फ्री क्रॉप्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग इस समय जैविक खेती चल रही है बहुत जोर शोर से, ज़्यादातर एरिया में आप देख पा रहे होंगे उसको यूज होता है, ठीक है। तो जैविक खेती है, यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्री क्रॉप्स द इन्वॉल्व इफ इट इन्वॉल्व द यूजेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर बायोपेस्टिसाइड्स एंड विच इंक्रीजेज द न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स एंड कंट्रोल्स एनी काइंड ऑफ पेस्ट एंड पैथोजेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत जो आता है आपका जैविक खेती में, से प्रदूषण मुक्त फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है, इससे जैव उर्वरक और जैव कीटनाशकों का उपयोग शामिल है जो फसल के पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है और किसी भी प्रकार के कीट और रोगजनक को नियंत्रित करता है। उसके बाद आपका एक टर्म्स आता है, इसके आपके टॉपिक, ये जितने भी टर्म्स हैं बेटा ये सब टॉपिक के अकॉर्डिंग है, कुछ मैं नए अलग से नहीं पढ़ा रहा, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही टर्म्स हों पूरे, ठीक है। तो आपके टॉपिक के इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका आ जाता है बायो फर्टिलाइजर। तो इसमें जो बायो फर्टिलाइजर टर्म है वो क्या है आपका, अगर समझा जाए तो बायो फर्टिलाइजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ऐड
to the nutrient quality of the soil. Bacteria, fungi, and algae are the some of the beneficial microorganisms that help to improving the fertility of the soil. तो आपको याद रखना बायो फर्टिलाइजर में आपके क्या क्या आ जा सकते हैं जो आपके सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, जिसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं बेटा, फंगी आ जाता है, एल्गी आ जाता है और सम ऑफ द बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उपयोगी साबित होते हैं। इसी को हिंदी में कहा है कि जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को वृद्धि करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, कवक, शैवाल लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर आर क्लासिफाइड है। तो बात करते हैं यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर 3 प्रकार से क्लासिफाइड हो सकते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक एजोटोबैक्टर हो सकता है। एजोटोबैक्टर किस में आता है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन एंड फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये किस में आता है? एजोटोबैक्टर होता है। उसका फ्री लिविंग एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत क्या आ जाते हैं आपके? अमीबा आता है, नॉस्टैक आ जाता है। इसे ध्यान रखेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक क्या आ सकता है? जोस्पिरिलियम आ जाता है, एजोस्पिरिलियम। ठीक है, इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग में क्या आ जाते हैं? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कौन से आ जाते हैं? जैसे राइजोबियम आ जाते हैं आपके, फ्रैंकिया आ जाते हैं। तो ये जितने भी बेटा बैक्टीरिया ना, इनके लर्न करने आपको नाम याद रखेंगे सबके थ्रू, किसके थ्रू कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं। ठीक है, मैं पॉज किए दे रहा हूँ, आपको लिख भी लेना है इस चीज को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उसके बाद एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैंने डिस्कस कर दिया। जैसे सबसे पहले बात करते हैं राइजोबियम। दे आर फॉर्म ऑफ द रूट नूडल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, रूट नूडल टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसमें? इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक जैविक फॉर्म में फिक्स करते हैं। उसके राइजोबियम में आल्सो नो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द सॉइल। तो इससे क्या होता है? सॉइल में कोई प्रकार का किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। द क्वालिटी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी, और क्या करता है ये? सॉइल की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है। न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है इसमें, और ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो कि आपके पेड़ को बढ़ाने में कारगर साबित होता है। यही हिंदी में लिखा है, आपको इसको पढ़ लेना है हिंदी से। चलिए, एजोटोबैक्टर की बात की जाए तो दीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होता है, फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ अपलैंड क्रॉप्स। जितने भी आपके भूमि के ऊपर की क्रॉप्स होते हैं उन सभी में ये पाया जाता है। भूमि के ऊपर वाले क्रॉप में जितने भी, सब में एजोटोबैक्टर आपका पाया जाता है। दीज आर नॉट ओनली फिक्स द नाइट्रोजन बट आल्सो प्रोवाइड द एंटीबायोटिक। देखो, ये नाइट्रोजन को तो फिक्सेशन नहीं करता, मगर क्या करता है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक फॉर्म करता है, जो कि आपके सब्सटेंस के ग्रोथ ऑफ द प्लांट के ग्रोथ सब्सटेंस टू द प्लांट, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये देखिए एजोटोबैक्टर। ये हिंदी से हो गया, आप हिंदी से इसको मैं पॉज करके आप आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इंग्लिश में नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद आ जाता है आपका एजोस्पिरिलियम। इसमें क्या होता है? अनलाइक एजोटोबैक्टर होते हैं, दीज कैन बी यूज्ड इन वेटलैंड्स एरिया। जो कहाँ पे पाए जाते हैं? जनरली किस एरिया में पाए जाते हैं? आपके वेटलैंड एरिया में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट में रूट के अंदर पाए जाते हैं। एंड वेयर दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जहाँ पे वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अगर हिंदी में बात की जाए तो क्या कह रहा है? एजोस्पिरिलिम, रिलम। ठीक है, एजोटोबैक्टर के विपरीत इनका उपयोग बहुत अजीब अजीब से नाम है। इनका उपयोग आर्द्रभूमि क्षेत्रों में किया जाता है। वो पौधे की जड़ों के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ में वो वायुमंडलीय और नाइट्रोजन को स्थिर रखते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? तो दीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट ओनली इन द वेट एंड मार्सी लाइन। जो कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा? जो ओनली आपके क्या कहाँ पाए जाते हैं? वेट और मर्सी लाइन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आपके वेट एंड मर्सी लाइन, यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ओनली इन वेट एंड मर्सी लाइन में पाए जाए। हाउएवर दे डू नॉट सर्वाइव इन एसिडिक सॉइल, जो कि एसिडिक सॉइल में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया वगैरह फॉर्म होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाता है माइकोरेजिया। माइकोरेजिया इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगी एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो क्या होता है? एक प्रकार का सिम्बायोटिक फॉर्म होता है, किसके किसके बीच? फंगी एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट, रूट्स ऑफ द प्लांट और फंगी के बीच में। द माइक्रोराइजियल फंगी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल द बाइंडिंग द सॉइल टुगेदर एंड इम्प्रूव द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोब। क्या करता है? सॉइल को बांधने का काम करता है, और साथ ही साथ क्या करता है? माइक्रोब्स की एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है। द फंगी ड्रॉ वाटर
फंगी क्या करता है, वाटर ड्रॉ करता है, न्यूट्रिएंट फॉर्म करता है सॉइल में, देयर बाय इंक्रीजिंग द प्लांट प्रोडक्टिविटी, जिससे प्लांट की प्रोडक्टिविटी को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। इट आल्सो हेल्प द प्लांट्स टू सर्वाइव अंडर द वेरियस एनवायरमेंटल स्टेज, जिससे क्या होता है बहुत सारे एनवायरमेंटल स्टेज से वो क्या कर देता है, सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, चलिए यही चीज़ हिंदी में लिखी है, आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ लेंगे, आराम से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, थर्मल ट्रीटमेंट। आपका न्यू टॉपिक आ जाता है इसी यूनिट नंबर 4 में, थर्मल ट्रीटमेंट। तो थर्मल ट्रीटमेंट के अंतर्गत क्या आता है, इसको ज़रा देख लेंगे। थर्मल ट्रीटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है द थर्मल वेस्ट ट्रीटमेंट रिफर्स द प्रोसेस दैट यूज द heat to treat waste material. The following are the some of the most commonly used the thermal waste treatment technique. ठीक है, तो यही चीज़ थर्मल ट्रीटमेंट में क्या कह रहा है कि सर ऐसा ट्रीटमेंट जिस रेफर करता है जिसमें हीट हमें फॉर्म करनी होती है, या हीट किससे, मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल से हमें क्या चाहिए होता है, हीट। जब हीट हम फॉर्म कर रहे होते हैं तो वही हमारा थर्मल ट्रीटमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसमें यही उसमें उपचार है जो हिंदी में दिया है। उसके बाद अगला पॉइंट कर रहे हैं, इंसिनरेशन इज द मोस्ट कॉमन वेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, इंसिनरेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट कॉमन वेस्ट ट्रीटमेंट, दिस अप्रोचेज इन्वॉल्व द कंबशन ऑफ वेस्ट, जो क्या करता है, वेस्ट को कंबस्ट करता है, मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। दिस थर्मल ट्रीटमेंट मेथड इज कॉमनली यूज्ड एज मींस बाय द रिकवरिंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, किसमें किसमें एनर्जी फॉर्म कर लेता है, सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी में और हीटिंग जलाने में। दिस अप्रोचेज हैज द सेवरल एडवांटेज, जिससे बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। इट क्विकली रिड्यूसेस वेस्ट वॉल्यूम, जिससे क्या हो सकता है, वेस्ट का वॉल्यूम रिड्यूस हो सकता है। लिसन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेसर हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जब जल जाता है तो वेस्ट कम हो जाता है। एंड डिक्रीजेज द हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, अब बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज के जो इमिशन होता है उससे हमें बचा लेता है। ठीक है, तो इंसिनरेशन इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर द वेस्ट ट्रीटमेंट इन, किसमें फॉर्म कर रहा है, ट्रीटमेंट, थर्मल ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आ जाता है आपका गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस। देखिए गैसिफिकेशन और पायरोलिसिस क्या होता है, दीज आर टू सिमिलर मेथड बोथ ऑफ विच डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट, दोनों क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, किसको करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, बाय द एक्सपोजिंग वेस्ट लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वेरी हाई टेम्परेचर। इसमें कंडीशन क्या होती है कि सर ऑक्सीजन की मात्रा कम रखते हैं और टेम्परेचर की मात्रा ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपका गैसिफिकेशन होता है। अगर इसे हिंदी में भी मैंने दे दी है, जो हिंदी के स्टूडेंट है वो लोग परेशान हो, इसे पॉज करके आराम से समझे, पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर पायरोलिसिस की बात करते हैं तो पायरोलिसिस यूजेज एब्सोल्युटली नो ऑक्सीजन व्हाइल द गैसिफिकेशन। अब देखिए पायरोलिसिस में कहता है कि हमें यूजेज एब्सोल्युटली नो ऑक्सीजन व्हाइल गैसिफिकेशन अलाउ अ वेरी लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। देखो आपको गैसिफिकेशन में तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, मगर पायरोलिसिस में कोई जरूरत नहीं है। In this process, the gasification is more advantage as well as follows the burning of the process to recover the energy without causing air pollution। तो कह रहा है कि सर जो गैसिफिकेशन है ये ज़्यादा एडवांटेज देता है एट इट अलाउज द बर्निंग प्रोसेस। जब हम बर्निंग प्रोसेस रखते हैं तो क्या करता है, पहली बार एनर्जी को रिकवर करता है विदाउट किसी भी प्रकार का एयर पोल्यूशन दिए हो, मतलब बिना किसी वायु प्रदूषण के हमारे क्या करता है, एनर्जी को रिकवर करता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है। ठीक है, चलिए किसी को हिंदी में देखिए, पर समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक समय दे रहा हूँ मैं, आप पॉज करके इसे समझ लीजिएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने। आप देखो जब मैं इंग्लिश एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मैं ऑलरेडी बहुत लैंग्वेज की यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग परेशान ना होइएगा इसके लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें देखिए मैं एक्यूरेट सिलेबस के टाइप से चल रहा हूँ, ना दाएं ना बाएं। एक्यूरेट जो सिलेबस में जो टर्म्स गिवन है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ना ही हम लोग सिलेबस से दाएं जा रहे हैं, ना ही बाएं जा रहे हैं, हम बिल्कुल वन डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान हो, एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके ही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वेट ऑक्सीडेशन इसीलिए थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, बट आप परेशान ना होइए, आपको जो मिलेगा बिल्कुल बेस्ट मिलेगा। वेट ऑक्सीडेशन की बात की जाए, वेट ऑक्सीडेशन इज द फॉर्म ऑफ हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट। क्या होता है, एक प्रकार का हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट होता है। इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड कंपोनेंट इन द वाटर यूजिंग ऑक्सीजन एज द ऑक्सीडाइजर। जो ऑक्सीजन के फॉर्म में यूज होते हैं उन्हें ऑक्सीडाइजर बोलते हैं। इट इज रिफर्ड टू एज वेट एयर ऑक्सीडेशन। वेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे। जिसे किसके फॉर्म में रेफर करते हैं, WAO, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेट एयर ऑक्सीडेशन। ओके, व्हेन एयर इज यूज्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर टू सुपरहीटेड ऑफ वाटर। कैसा होता है, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है तो क्या होता है, सुपरहीटेड वाटर एट द टेम्परेचर अबव द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका वाटर का टेम्परेचर जो होता है
वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कितना एबव हो जाता है। ऐसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है 100 डिग्री से, बट द बिलो क्रिटिकल पॉइंट इट्स 374 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे देखो मैंने एक आपका वेट ऑक्सीडेशन का एक फॉर्म एक फिगर ऐड किया है, आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीडाइजेबल जो वेस्ट होता है उसको यहाँ पे डालते हैं, फीड पंप करते हैं। फीड पंप करने के बाद यहाँ से एयर कंप्रेसर होता है, यहाँ से हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर होने के बाद ये यहाँ पे जाता है जहाँ पे एक रिएक्टर लगा होता है, रिएक्टर से पीसीबी में जाता है और आपके ऑक्सीडेशन गैस आप बाहर निकल जाती है और साथ ही साथ में ऑक्सीडेशन इफ्लुएंट यहाँ आ जाता है। ठीक, तो ये एक प्रकार के वेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी को अगर हिंदी में बात की जाए तो ये हिंदी में बेहतरीन तरीके से दिए है कि सर गीला ऑक्सीकरण हाइड्रोथर्मल उपचार का एक रूप है। ये ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग करके पानी में घुले और निलंबित घटकों का ऑक्सीकरण कर देता है। जब हवा का उपयोग किया जाता है तो इसे वेट एयर ऑक्सीडेशन कहा जाता है। पानी में समानता क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के तापमान पर, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु पर 374 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर अत्यधिक गर्म पानी में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। तो ये हिंदी में हो गया। नेक्स्ट में जाते हैं पेलेटाइजेशन। आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो बाकी के जो हमारे टॉपिक है हम लोग सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पेलेटाइजेशन आपके लिए नया टॉपिक है, इसे अच्छे से समझना है। पेलेटाइजेशन इज ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन्वॉल्व। देखिए जो आपके गोली वाले फॉर्म में जो आपके सॉलिड वेस्ट लास्ट में बना दिए जाते हैं वही एक प्रकार से होता है। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पेलेटाइजेशन ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ द सेग्रीगेटिंग। जो हम गिट्टी जैसे हम लोग मोर्टार बना लेते हैं, मोर्टार में जो गिट्टी को सेग्रीगेट करते हैं दैट इज कॉल्ड द सेग्रीगेशन। उसी प्रकार से इसमें भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं सेग्रीगेटिंग करते हैं, क्रशिंग करते हैं, मिक्सिंग हाई एंड लो हीट वैल्यू कंबस्टिबल वेस्ट मटेरियल जो अलग अलग। अब देखो ऐसे तो हम लोग कर ना देंगे कि जो जल्दी जल जा रहा है या जो धीरे धीरे जल रहा है हम लोग एक साथ डालते हैं। तो वही कह रहा है कि जो हाई या लो हीट वैल्यू हो गए उसे अलग अलग क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे, क्रश्ड कर लेंगे, मिक्सिंग करेंगे द वेस्ट मटेरियल में एंड सॉलिडिफाइंग इट टू प्रोड्यूस फ्यूल पेलेट्स। फ्यूल पेलेट्स आर या क्या कह रहा है ब्रिकेट्स। ब्रिकेट मतलब होता है बेटा कोयले के जो ईंट बना दिए जाते हैं, कोयले की ईंट या गोलियां वगैरह बना दी जाती हैं फ्यूल के फॉर्म में, वही आपके फॉर्म होते हैं। आल्सो रिफर्ड एज द रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल, जिसे क्या बोलते हैं आरडीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं आरडीएक्स ना समझ लेना, आरडीएफ है ये। आरडीएफ मीन्स रिफ्यूज ड्राइड फ्यूल। ठीक है, पैलेट्स का मतलब गोलियां टाइप होता है, ब्रिकेट्स का मतलब होते हैं आपके जो कोयले की ईंट बनते हैं उस टाइप में एनर्जी को। ठीक है, तो वही कह रहा था कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द एमएसडब्ल्यू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज अराउंड 1000 किलो कैलोरी पर केजी होता है। व्हाइल द फ्यूल पेलेट्स की क्या होती है 4000 किलो कैलोरी होता है। देख लीजिए कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द रॉ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का क्या होता था 1000 किलो कैलोरी पर केजी एनर्जी की बात करें। मगर जैसे आप फ्यूल पेलेट्स के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, पतली पतली छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो इसका जो एनर्जी होती है वो 4000 किलो कैलोरी पर केजी हो जाता है। ऑन एन एवरेज about 15 to 20 tons of the fuel pellets can be produced after treatment the 100 tons of garbage। मतलब आप समझ लीजिए हम लोग कितना अच्छा कर रहे हैं कि 100 टन ऑफ गार्बेज को हम लोग कितने में चेंज कर पा रहे हैं 15 to 20 tons ऑफ द फ्यूल पेलेट्स या कोयले की ईंट या ब्रिक्यूट्स की बात कर रहे हैं। समझ लीजिए कैसा प्रोसेस है। देखिए नगर पालिका में ठोस करने के पेलेटाइजेशन में उच्च और निम्न ताप मूल्य के दहन से अपशिष्ट सामग्रियों को अलग करने, कुचलने, मिश्रण करने और ईंधन पेलेट या ब्रिकेट या वही मैं कहा कोयले की ईंट बनाने के लिए जो ठोस बनाने की प्रक्रिया शामिल है जिसे रिफ्यूज व्युत्पन्न ईंधन या आरडीएफ विक के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है। कचड़े में जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के कैलोरी मान होता है लगभग 1000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है, जबकि ईंधन के छर्रों या गोली की बात कर रहे हैं तो कैलोरी मान क्या हो जाता है 4000 किलो कैलोरी पर केजी हो जाता है। औसतन 100 टन जो कच्चे कचड़े के उपचार के बाद लगभग 15 से 20 टन ईंधन छर्रों का उत्पादन किया जा सकता है, जो गोलियां आप छर्रे कह सकते हैं गोलियां। उसके बाद जो आपका पेलेटाइजेशन है उसका मैंने एक प्रोसेस दिया कि पहले सबसे पहले गार्बेज होता है, गार्बेज से सोलर ड्राइंग किया जाता है, उसके बाद श्रेडिंग किया जाता है, श्रेडिंग के बाद स्किनिंग मतलब छाना जाता है, छानने के बाद उसके साइज को रिड्यूस किया जाता है मतलब कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद उसको डिसइंफेक्शन किया जाता है, डिसइंफेक्शन के बाद आपका होता है स्टेबलाइजेशन, फिर स्टेबलाइजेशन करते हैं और लास्ट में पेलेटाइजेशन कर देते हैं जो 15 से 20 आपके छर्रों के रूप में चेंज हो जाते हैं, पेलेट्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। किसके रूप में पेलेट्स के रूप में चेंज होता है। तो ये था आप तक आपका यहाँ तक टॉपिक, आई होप इसके बाद नहीं है ओके। आपने आपने यूनिट 4 के कम से कम 50% टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, 50% टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लग रहा होगा और जितने भी प्रीवियस लेक्चर उन्हें भी जाके आप कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही साथ पेपर फर्स्ट का भी मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिस सेशन करवा रहा हूँ और पेपर 2 का आपका थ्योरी और प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी चल रहा है। आप बिलीव मानिए कोर्स अच्छे से समाप्त हो जाएगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करा रहे हैं।
तो आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके, आपके दोस्तों को लाभ मिल सके। और लाइक्स जरूर किया करिए बेटा, लाइक्स से हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं चीज़ें, और फीडबैक भी देते रहा करिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें भी। क्योंकि मैं सिंगल ही हूँ जो आपके लिए पूरा का वर्क करता हूँ, पूरा कंटेंट बनाता हूँ, कंटेंट बनाने के बाद एनालिसिस करता हूँ, पढ़ता हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद के आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा मेहनत लगती है, इसलिए बस यही चाहता हूँ कि आप लोग उसको पूरा देखिए वीडियो को, और अच्छे से अच्छे मेहनत करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।